हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू कॉर क्लासेस। स्टूडेंट, आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे फिजिक्स BPHE 106 थर्मोडायनामिक्स एंड स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स। हम एलिमेंट्री काइनेटिक थ्योरी बुक नंबर 1 है जिसको हम स्टडी करेंगे, जिसकी यूनिट फर्स्ट जो है आइडियल गैसेस के बारे में हम इस यूनिट में स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन पार्ट में आते हैं। मौसम ख़राब होने की वजह से आपको डिस्टरबेंस होगी, बारिश की वजह से आपको डिस्टरबेंस आ रही होगी, उसके लिए माफ़ी चाहते हैं, लेकिन वीडियो बनानी भी ज़रूरी है, इसलिए इग्नोर कीजिए और वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट हम शुरू करेंगे फर्स्ट ऑफ ऑल इंट्रोडक्शन से। आइडियल गैसेस को पढ़ने से पहले हम ये बात समझते हैं कि जो मैटर एटम्स से मिलके बनता है, मतलब कि जो एटम्स हैं उनको मिला के बनते हैं मॉलिक्यूल्स। मतलब कि मॉलिक्यूल एक ऐसा पार्टिकल है जिसकी अपनी एक आइडेंटिटी है, मतलब कि वो फ्री स्टेट में एग्जिस्ट कर सकता है, जिसकी वजह से पूरे सब्सटेंस की जो प्रॉपर्टी होगी वो डिस्क्राइब होती है ड्यू टू द मॉलिक्यूल। एंड इसको बिल्डिंग ब्लॉक्स अगर बोलें तो ये बिल्डिंग ब्लॉक्स जो होते हैं दीज आर आइडेंटिकल इन साइज, मास एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। अगर किसी एक सब्सटेंस में ढेर सारे मॉलिक्यूल्स हैं तो वो उनका साइज, मास, केमिकल प्रॉपर्टीज आइडेंटिकल होंगी। द लॉ ऑफ मैकेनिक्स फॉर मॉलिक्यूलर मोशन। अब अगर बात करें कि जो ये मॉलिक्यूल्स हैं वो अगर मोशन में हैं तो किस तरह उनकी मोशन होगी और उसके रिगार्डिंग उसकी वेलोसिटी क्या होगी, ये सब अगर पढ़ना चाहते हैं तो हमें कौन सा टॉपिक पढ़ना पड़ेगा? काइनेटिक थ्योरी। काइनेटिक मतलब कि मूवमेंट। जब मॉलिक्यूल मूवमेंट में होते हैं, मूव करते हैं, गैसेस मॉलिक्यूल स्पेशली, तब हम इस थ्योरी को पढ़ते हैं। क्योंकि जो गैसियस मॉलिक्यूल की बात करेंगे तो वहां पे हम रियल गैसेस एज वेल एज आइडियल गैसेस के बारे में बात करेंगे इस यूनिट में। क्योंकि इस यूनिट का नाम आइडियल गैस है तो हम रियल गैसेस भी पढ़ेंगे, लेकिन डिटेल में हम आइडियल गैसेस पढ़ेंगे। तो सबसे पहले चलते हैं काइनेटिक थ्योरी अजम्पशन। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, वैसे समझना भी जरूरी है, पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये इंपॉर्टेंट हो सकता है। एजम्पशन ऑफ काइनेटिक थ्योरी। काइनेटिक थ्योरी क्या बताती है? कुछ एज्यूम करती है गैसियस मॉलिक्यूल्स को लेके। वो क्या एजम्पशन होती हैं? सबसे पहले गैस जो है इट कंसिस्ट ऑफ वेरी लार्ज नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। मतलब गैस जो होती है उसमें बहुत सारे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होते हैं जो आइडेंटिकल होते हैं। मतलब इसका क्या है? नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन अ किलो मोल, मतलब कि 1 किलो मोल में नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कितने होंगे, हम उस नंबर को किलो मोल को मल्टीप्लाई करेंगे विद एवोगैड्रो नंबर। इसका मतलब क्या होगा? अगर जो आइडियल गैस है, सपोज कीजिए 1 सेंटीमीटर क्यूब यूनिट में, 1 सेंटीमीटर क्यूब वॉल्यूम में, किसका वॉल्यूम? आइडियल गैस का। जो टेम्परेचर, प्रेशर, उसको हम स्टैंडर्ड मानेंगे अगर उसके नंबर ऑफ मोल जो होंगे किलो मोल होंगे विद स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में STP लिखते हैं। इसका फुल फॉर्म क्या है? स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर। इट कंटेन्स नियरली 3 × 10⁹ मॉलिक्यूल्स। मतलब 1 सेंटीमीटर क्यूब वॉल्यूम में इतने नंबर ऑफ, अप्रोक्सीमेटली इतने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट रहते हैं। तो आप एस्टिमेट लगा सकते हैं कि गिवन वॉल्यूम में कितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हो सकते हैं, जबकि 1 सेंटीमीटर क्यूब में इतने सारे मॉलिक्यूल्स होते हैं। द गैस मॉलिक्यूल्स कैन बी कंसीडर्ड एट पॉइंट मासेस। गैस मॉलिक्यूल्स को एक पॉइंट की तरह हम मान सकते हैं, पॉइंट मासेस की तरह मान सकते हैं, क्योंकि गैस में बहुत सारे मॉलिक्यूल्स होते हैं और उन गैस मॉलिक्यूल्स को पॉइंट मॉलिक्यूल्स की तरह कंसीडर किया जा सकता है। मतलब कि एक्सपेरिमेंट्स बहुत सारे शो करते हैं। पॉइंट मास का मतलब क्या है? बहुत स्मॉल साइज ऑफ मॉलिक्यूल्स। बहुत स्मॉल कैसे हमें पता है? क्योंकि बहुत सारे एक्सपेरिमेंट हुए हैं जिसके बेसिस पे डायमीटर ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स हमें कितना मिलता है? बिटवीन 2 and 3 × 10⁻⁻10 मीटर। तो देखिए 1 मीटर का भी कितना छोटा सा हिस्सा, 2 से लेकर 3 के बीच में इंटू 10⁻⁻10, दिस इज वेरी वेरी स्मॉल डायमीटर। एंड इसका मतलब क्या है कि जो द डिस्टेंस बिटवीन एनी 2 नेबरिंग गैस मॉलिक्यूल्स एट स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर ऑन एन एवरेज। मतलब जो मॉलिक्यूल्स हैं इतना स्मॉल साइज है तो नेबरिंग में जो डिस्टेंस होगा
तो स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर के रिगार्डिंग के बेस पे हम इस पे इसको कंसीडर कर सकते हैं। इसीलिए हम गैस मॉलिक्यूल्स को पॉइंट मासेस की तरह रिगार्ड करते हैं। द गैस मॉलिक्यूल्स आर इन स्टेट ऑफ कांस्टेंट रैंडम मोशन, मतलब क्योंकि हमें पता है कि इंटरमॉलिक्यूलर जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है वो बहुत कम होती है गैसेस मॉलिक्यूल्स में, इसीलिए वो हमेशा रैंडम मोशन में रहती हैं। मतलब कि वो हमेशा कॉन्स्टेंटली रैंडम मोशन में, उसकी कोई डायरेक्शन नहीं, कोई मॉलिक्यूल की डायरेक्शन इस तरफ है, कोई अपवर्ड है, कोई डाउनवर्ड है, कोई किसी भी एंगल पे उसकी मोशन है, जिसको हम रैंडम मोशन बोलते हैं। द मॉलिक्यूल्स ऑफ एन आइडियल गैस कैन मूव इन ऑल पॉसिबल डायरेक्शन एंड ऑल पोजिशंस एंड इक्वली प्रोबेबल। दिस मूवमेंट इज नोन एज ब्राउनियन मूवमेंट। ये हम लोअर क्लासेस में पढ़ चुके हैं, ब्राउनियन मूवमेंट। इन दिस एब्सेंस ऑफ, सपोज कीजिए अभी तक गैस मॉलिक्यूल्स में कोई भी एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगा हुआ है, वो फ्री है मॉलिक्यूल्स। अगर फ्री है इसका मतलब क्या है, मॉलिक्यूल्स आर डिस्ट्रीब्यूटेड यूनिफॉर्मली इन द कंटेनर। यूनिफॉर्मली वो एक कंटेनर में भरे पड़े हैं ढेर सारे मॉलिक्यूल, जब तक कि उस पर एक्सटर्नल कोई भी फोर्स, सपोज कीजिए मैग्नेटिक फोर्स या इलेक्ट्रिक फोर्स नहीं लगता है। इट मीन्स दैट आइडियल गैस बिहेव एज एन आइसोट्रोपिक मीडियम। आइसोट्रोपिक का मतलब होता है उनकी सभी की प्रॉपर्टी सेम होंगी। इन प्रैक्टिस सम रैंडमनेस इन द डायरेक्शन ऑफ द वेलोसिटी में अराइज। रैंडमनेस अराइज होती है किसमें, जो मॉलिक्यूल मूव करते हैं। बिकॉज क्यों ऐसा होता है, बिकॉज ऑफ इरेगुलरिटीज इन द वॉल ऑफ द कंटेनर। कंटेनर की वॉल्स में स्मूथनेस नहीं होती है, कुछ इरेगुलरिटीज होती हैं, जिसकी वजह से जो मॉलिक्यूल्स है, गैसियस मॉलिक्यूल्स हैं, उनकी डायरेक्शंस में थोड़ी रैंडमनेस आ जाती है, जिसको हमने पढ़ा है ब्राउनियन मूवमेंट के द्वारा। नेक्स्ट पॉइंट इज the molecules of gas experience force only during collisions. गैस मॉलिक्यूल्स क्योंकि रैंडमनेस होती है, मूव करती हैं विद रैंडम डायरेक्शन, तो ये ऑब्वियस है कि मॉलिक्यूल्स में आपस में कोलिजन होगी। मॉलिक्यूल्स आपस में भी टकराएंगे और उसके साथ साथ क्योंकि वो वॉल्स में कंटेनर में भी वो फिल की गई है गैस, तो वो जो कंटेनर की वॉल्स हैं उसके साथ भी वो कोलाइड करेंगे। मतलब कि मॉलिक्यूल्स आपस में भी कोलाइड करेंगे और उसके साथ साथ वॉल ऑफ द कंटेनर को भी कोलाइड करेंगे। तो उससे क्या होगा, कोलिजन होगी। कोलिजन जब होगी उस टाइम जो गैसियस मॉलिक्यूल्स हैं वो फोर्स एक्सपीरियंस करेंगे। देयर आर नो मॉलिक्यूल इंटरेक्शन, ये तभी एजम्पशन को मान सकते हैं, ये वैलिड तभी होगी अगर हम माने कि जो गैसियस मॉलिक्यूल्स हैं उसमें इंटर मॉलिक्यूलर इंटरेक्शन या फिर कोई फोर्स नहीं है बिटवीन द मॉलिक्यूल एंड द गैस ऑफ वॉल्स ऑफ कंटेनर। दैट इज मॉलिक्यूल ऑफ अ गैस कैन बी थॉट टू बी मूविंग अबाउट फ्री अनअवेयर ऑफ द प्रेजेंस ऑफ अदर मॉलिक्यूल, मतलब वो फ्रीली मूव कर रहा है। सो आइडियल गैस मॉलिक्यूल पोजेस काइनेटिक एनर्जी, क्योंकि क्या है कि कोलिजन्स हो रही हैं, कोलिजन्स होने की वजह से क्या है, मूवमेंट की वजह से कोलिजन्स हो रही हैं, जिसकी वजह से एनर्जी प्रोड्यूस होती है। क्योंकि मॉलिक्यूल्स के में कुछ एनर्जी है जिसकी वजह से वो मूव करते हैं, और मूवमेंट के रिगार्डिंग कौन सी एनर्जी होती है, काइनेटिक एनर्जी। द मॉलिक्यूल्स ऑफ अ गैस बिहेव एज अ परफेक्टली इलास्टिक हार्ड स्फीयर। मॉलिक्यूल ऑफ गैस ऐसे बिहेव करते हैं जैसे कि वो हार्ड स्फीयर हो, परफेक्टली इलास्टिक हार्ड स्फीयर हो। इसका मतलब क्या है कि जो मॉलिक्यूल्स हैं वो कोलिजन्स तो अकर करते ही हैं, इसकी वजह से क्या होता है कि वो वॉल ऑफ कंटेनर को हिट करते हैं और वापस बैक मूवमेंट में, वो बैक डायरेक्शन में वापस आते हैं, क्योंकि क्या होता है कि कोलिजन्स हो रही हैं। तो इस पॉइंट को जो अभी हमने डिस्कस किया, इसकी वजह से हम बोलते हैं कि जो गैस मॉलिक्यूल्स हैं वो परफेक्टली इलास्टिक होते हैं। मतलब कि मॉलिक्यूल्स ऑफ गैस बिहेव परफेक्टली इलास्टिक हार्ड स्फीयर्स। नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं, द ड्यूरेशन ऑफ कोलिजन इज नेग्लिजिबल। ड्यूरेशन ऑफ कोलिजन इज नेग्लिजिबल अगर उसे कंपेयर करें टाइम इंटरवल बिटवीन सक्सेसिव कोलिजन्स। मतलब कि कोलिजन सभी मॉलिक्यूल्स तो कोलिजन्स नहीं करते हैं, अगर हम कंपेयर करें किसी भी सक्सेसिव जो कोलिजन सक्सेस होती है और जो ड्यूरेशन है टोटल कोलिजन की, अगर उन दोनों को कंपेयर करें तो ड्यूरेशन ऑफ कोलिजन इज वेरी वेरी लेस एज कंपेयर टू द सक्सेसिव कोलिजन्स। सभी मॉलिक्यूल्स डू नॉट मूव विद सेम स्पीड।
हमने बात करी थी कि जो मॉलिक्यूल्स हैं, गैशियस मॉलिक्यूल्स, दे हैव सम वेलोसिटी, किसी पर्टिकुलर वेलोसिटी के साथ वो मूव करते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि सभी के सभी मॉलिक्यूल्स सेम स्पीड से मूव करते हैं, नहीं, सभी मॉलिक्यूल्स की स्पीड अलग अलग होती है। और ये जो पता है हमें कि देयर इज अ स्प्रेड ऑफ मॉलिक्यूलर स्पीड अबाउट अ मीन वैल्यू, सो इनडायरेक्ट जस्टिफिकेशन फॉर दिस अजम्पशन लाइज इन फाइनाइट विड्थ ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस। मतलब क्या है कि जो मॉलिक्यूल्स है, सभी मॉलिक्यूल्स की स्पीड तो सेम नहीं होती है। जैसे कि हम बात करें कि कंटेनर है, उसमें गैस मॉलिक्यूल्स फिल्ड किए गए हैं, जो मॉलिक्यूल सभी मूव कर रहे हैं, लेकिन अगर कंपेयर करें जो मॉलिक्यूल बिल्कुल सेंटर में है इन द कंटेनर एंड उसे कंपेयर करें उस मॉलिक्यूल के साथ जो वॉल ऑफ कंटेनर के आसपास है, जो कोलाइड कर रहे हैं बिटवीन विद द अदर मॉलिक्यूल्स एज वेल एज वॉल ऑफ कंटेनर, तो उस मॉलिक्यूल की स्पीड बिल्कुल डिफरेंट होगी उस मॉलिक्यूल के कंपैरेटिव जो बिल्कुल सेंटर में है, जिसको वॉल के साथ उसकी जो है कोलिजन नहीं हो रही है, लेकिन सिर्फ मॉलिक्यूल्स के साथ कोलिजन हो रही है, तो इसकी वजह से स्पीड चेंज होती रहेगी। मतलब कि सेंटर वाला मॉलिक्यूल और जो वॉल ऑफ कंटेनर के आसपास मॉलिक्यूल्स हैं उनकी स्पीड डिफरेंट है, इसलिए हम कह सकते हैं कि सभी मॉलिक्यूल्स की स्पीड सेम नहीं है जब गैस मॉलिक्यूल्स को कंटेनर में फिल करते हैं। ऑल मॉलिक्यूल्स इन अ स्ट्रेट लाइन बिटवीन द सक्सेसिव कोलिजन्स, मतलब जब कोलिजन होती है तो क्या होता है, मॉलिक्यूल स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट पाथ में, जैसे यहाँ पे दिखाया गया दिस इज मॉलिक्यूल, और ये डायरेक्शन दिखाई गई है किस डायरेक्शन में कोलिजन, आफ्टर कोलिजन वो मॉलिक्यूल्स मूव करते हैं। आपके बुक में क्वेश्चन है, ऐसी कोई एजम्पशन बताइए जो रियल गैस पे जस्टिफाई नहीं होती, क्योंकि हमने अभी जो बात करी है वो आइडल गैस के लिए बात करी, रियल गैस के लिए भी कर सकते हैं, लेकिन कुछ एजम्पशंस ऐसी हैं जो रियल गैस के लिए फुलफिल नहीं होती हैं। वो सबसे मेन एजम्पशन कौन सी है? साइज ऑफ मॉलिक्यूल एंड लैक ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन विल नॉट बी वैलिड। हमने जो बात करी कि इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन उसमें कम होती हैं, जब तक एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगता है तब तक वो रैंडम मोशन में रहेगी। ये इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन का जो हमने टॉपिक स्टडी किया है वो रियल गैसेस के लिए अप्लाई नहीं होता है। द इक्वेशन ऑफ स्टेट फॉर रियल गैस इज मोर एक्यूरेटली डिस्क्राइब बाय वैन डर वाल इक्वेशन। मतलब कि जो रियल गैस के लिए अगर हम इक्वेशन ऑफ स्टेट बताना चाहें तो उसके लिए वैन डर वाल इक्वेशन यूज होगी, ना कि PV is equals to nRT। PV is equals to nRT यूज होगी फॉर आइडल गैस के लिए। ठीक है, अब बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक में, प्रेशर एक्सर्टेड बाय एन आइडल गैस। हमने पढ़ा है आइडियल गैस मॉलिक्यूल्स का बिहेवियर कैसा होता है, किस वेलोसिटी के साथ वो मूव करते हैं, कोलिजन्स कैसी होती हैं और वो इलास्टिक होते हैं। अब बात करते हैं, क्योंकि कोलिजन्स होती हैं मतलब गैस मॉलिक्यूल जो फिल किए गए हैं वो मूवमेंट करते हैं, कोलिजन्स होती हैं, उसकी वजह से प्रेशर एक्सर्ट करते हैं मॉलिक्यूल्स। गैस मॉलिक्यूल्स प्रेशर एक्सर्ट करते हैं, लेकिन कितना, न्यूमेरिकली हम इस टॉपिक में डिस्कस करेंगे। कुछ पॉइंट्स डिस्कस कर लेते हैं। मोशन ऑफ द मॉलिक्यूल्स ऑफ गैस इन क्यूबिकल कंटेनर, ये हम कंसीडर करते हैं कोई भी क्यूबिकल कंटेनर है उसमें हमने गैस मॉलिक्यूल्स को फिल किया है, उस क्यूबिकल कंटेनर की लेंथ सपोज कीजिए L है, कैपिटल L, तो उसमें कितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं, सपोज कीजिए उसमें म्यू किलो मोल ऑफ गैस आर कन्फाइंड इन द कंटेनर, सपोज कीजिए म्यू किलो मोल ऑफ गैस उसमें फिल किए गए हैं। टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कैसे फाइंड करेंगे, इन द होल क्यूब इट इज डिवाइड बाय n, मतलब नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इज डिनोटेड बाय स्मॉल n विच इज इक्वल्स टू नंबर इन पर यूनिट वॉल्यूम विच इज डिनोटेड एज मीटर क्यूब। अब एक और एजम्पशन लेते हैं, मास ऑफ ईच मॉलिक्यूल इज स्मॉल m। सभी मॉलिक्यूल्स जो हैं उनका सभी का मास स्मॉल m होगा इंडिविजुअली। वो गैस मॉलिक्यूल्स हमें पता है कि रैंडम मोशंस में होते हैं ऑल द टाइम। These will collide with walls of container also। अब जब walls of containers के साथ वो कोलाइड करते हैं तो उनकी वेलोसिटी के बारे में हमें स्टडी करना पड़ेगा। तो सभी मॉलिक्यूल्स की जो गैस मॉलिक्यूल्स की जो वेलोसिटी होती है वो डिफरेंट होती है, हमने पढ़ा है, लेकिन बट द नंबर इज वेरी लार्ज क्योंकि बहुत सारे मॉलिक्यूल्स हैं तो उसकी वेलोसिटी डिफरेंट है, तो इसके लिए हम उनको ग्रुप्स में डिवाइड कर देते हैं विच इज डिनोटेड बाय G। कैपिटल G का मतलब है हमने ग्रुप में चेंज किया है, फॉर एग्जांपल 1 2 3 अप टू G ग्रुप जो है, G नंबर तक हमने उसको एक ग्रुप बना लिया है ऑफ N1 N2 N3 N4 एंड सो ऑन। उन सभी के लिए जो वेलोसिटी होगी
वो क्या होगी, फर्स्ट मॉलिक्यूल के लिए v वेक्टर प्लस v1 टू द v1 प्लस dv1, मतलब कहाँ तक रेंज जाएगी, इनिशियल वेलोसिटी और आफ्टर द कोलिजन उसमें वेलोसिटी में चेंज आएगा विच इज गिवन बाय स्मॉल dv, जो चेंज आएगा वेलोसिटी में, डेरिवेटिव v प्लस dv। और v2 के लिए क्या हो जाएगा, v2 टू v2 प्लस dv2, और v3 के लिए क्या हो जाएगा, v3 टू v3 प्लस dv3। मतलब ये सभी क्या है, चेंज इन द वेलोसिटी फॉर n1 n2 n3 अप टू g मॉलिक्यूल के लिए, ये है चेंज इन द वेलोसिटी। हमने पढ़ लिया वॉल्यूम और वेलोसिटी क्या होगी। अब हम कंसीडर करते हैं कि हमने बात करी है कि कुछ g अप टू g मॉलिक्यूल्स जो हैं होंगे वो एक ग्रुप में होंगे, लेकिन यहाँ तो बहुत सारे ग्रुप्स होंगे, ऐसे ही जैसे कि g ग्रुप है वैसे ही बहुत सारे ग्रुप्स भी होंगे। तो हम कंसीडर करते हैं, हम सिर्फ एक ग्रुप के बारे में कंसीडर करते हैं। कंसीडर मोशन ऑफ मॉलिक्यूल इन ग्रुप नंबर 1 मूविंग विद वेलोसिटी v1 इन यूनिट वॉल्यूम। रिजॉल्व v1, अभी जो v1 है हम बात करते हैं, हम जब वेलोसिटी की बात करते हैं तो हम एक रेफरेंस ले लेते हैं कि सपोज कीजिए एक क्यूब है जिसमें बहुत सारे मॉलिक्यूल्स रैंडम मोशन में हैं, जिसकी अपोजिट साइज a1 और a2 है। ये दो अपोजिट साइड्स ऑफ क्यूब्स हैं और हमने इसको रेफरेंस में ले लिया है x y z। तब जब ये मॉलिक्यूल्स मूव करेंगे, कुछ मॉलिक्यूल्स एक्स एक्सिस की तरफ मूव कर रहे हैं, कुछ वाई एक्सिस की तरफ, कुछ जेड एक्सिस की तरफ, तो उनकी वेलोसिटी अकॉर्डिंग टू देयर एक्सिस भी डिफरेंट होगी। तो कैसे होगी, सपोज कीजिए अलोंग एक्स एक्सिस उसकी वेलोसिटी क्या होगी, ग्रुप 1 के लिए v1x, y के लिए v1y, z एक्सिस के लिए v1z। तो टोटल वेलोसिटी क्या होगी, मीन स्क्वायर वेलोसिटी क्या हो जाएगी, v1 स्क्वायर इज इक्वल्स टू सम ऑफ स्क्वायर ऑफ ऑल द velocities in all three directions. This is denoted by equation number 1. अब कंसीडर करते हैं n1 molecules along any one of three axes. कंसीडर करेंगे मोशन ऑफ n1 मॉलिक्यूल्स, या वो x एक्सिस में है या y एक्सिस में या z, तीनों में से किसी एक के लिए हम कंसीडर करते हैं। ग्रुप कंसीडर द मोशन ऑफ वन ऑफ दीज मॉलिक्यूल अलोंग एक्सिस। हमने कहा था कि कोई एक चूज करेंगे, तो हमने चूज कर लिया एक्स एक्सिस, ठीक है। तो ये जो रेफरेंस है इसके अकॉर्डिंग हम बता रहे हैं कि जो वेलोसिटी है वो एक्स एक्सिस की तरफ है, वाई और जेड एक्सिस की तरफ। तो रिजल्टेंट क्या हो जाएगी, v1। तो हमने कंसीडर करा है v1 की जो मॉलिक्यूल है वो v1 एक्सिस की तरफ मूव कर रहा है, उसकी मूवमेंट v एक्सिस की तरफ है। तो अगर हम x एक्सिस की बात कर रहे हैं तो हम कौन कौन से जो साइड्स होंगी कौन सी यूज करेंगे, ये है x एक्सिस, इस तरफ से है x एक्सिस, तो ये है, तो हम दो अपोजिट फोर्सेस अपोजिट साइड्स को कंसीडर करेंगे, a1 साइड एंड a2 साइड ऑफ द क्यूब। अब इनिशियल मोमेंटम, अभी हमें पता है कि कोलिजन्स होंगी, लेकिन कोलिजन से पहले इनिशियल मोमेंटम ऑफ मॉलिक्यूल उसका क्या होगा, मोमेंटम इज गिवन बाय प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी। तो जो वेलोसिटी है v1x है, तो मास कितना है उसका, स्मॉल m, तो इसका मोमेंटम क्या हो जाएगा, mv1x। यही हमने लिख दिया इनिशियल मोमेंटम। अब दिस इज द मोमेंटम, इनिशियल मोमेंटम अलोंग साइड a1। अब स्पेस जो a2 है उसके लिए, क्योंकि उसकी लेंथ l है, मतलब जो मॉलिक्यूल है उसे a1 से लेकर अगर a2 तक जाना है अलोंग x एक्सिस, तो उसे लेंथ कितनी कवर करनी पड़ेगी, l, क्योंकि हमने ये कंसीडर किया हुआ है। बिकॉज मॉलिक्यूल रीबाउंड विद एनी लॉस ऑफ मोमेंटम देन मोमेंटम आफ्टर कोलिजन। मतलब हम बात कर रहे हैं कि जो मॉलिक्यूल है वो a1 साइड की तरफ से आ रहा है और a2 साइड की तरफ जा रहा है, तो वो क्या करेगा, जो क्यूब है उसकी वॉल से टकराएगा और वापस आएगा, तो उस टाइम उसका मोमेंटम क्या हो जाएगा, सेम होगा लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में होगा। क्यों, क्योंकि वो रीबाउंड हो रहा है, वो वापस आ रहा है, तो उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी मोमेंटम के लिए, -mv1x। चेंज इन मोमेंटम अभी क्या है, टोटल चेंज इन मोमेंटम, फाइनल मोमेंटम, मतलब इनिशियल मोमेंटम एंड फाइनल मोमेंटम का हम डिफरेंस लेंगे। सो दिस डिफरेंस इज गिवन बाय 2mv1x। तो यहाँ पे माइनस माइनस प्लस हो गया 2mv1x, तो ये तो होगा चेंज इन मोमेंटम।
अब जब रीबाउंड हो गया है उसे हम बोलते हैं टैग्ड मॉलिक्यूल। अब टैग्ड मॉलिक्यूल विल ट्रेवल बैक टू A1 फेज, क्योंकि वो रीबाउंड हो गया तो वापस A1 फेज की तरफ जाएगा। फिर से वो क्या करेगा, वो फिर से A1 फेज के साथ टकराएगा, मतलब जो A1 साइड है क्यूब की उसकी वॉल्स के साथ टकराएगा। उस टाइम उसकी जो कवरिंग होगी, टोटल कवरिंग कितनी हो जाएगी, एक तो इस तरफ गया जो राइट साइड गया उसकी L हो गई, और उसके बाद जो वापस आया तो उसकी टोटल जो लेंथ है क्या हो गई, 2L हो जाएगी। टैग्ड मॉलिक्यूल कवर्स डिस्टेंस 2L बिफोर इट स्ट्राइक्स टू द सेम फेज। सेम फेज से टकराने से पहले वो उसकी टोटल लेंथ कितनी हो जाएगी, 2L हो जाएगी। अब वेलोसिटी का फॉर्मूला अगर हम बात करें सक्सेसिव कोलिजन्स विद फेज A1, सक्सेसिव कोलिजन, उसके लिए टाइम कितना है, टाइम बिटवीन एनी टू सक्सेसिव कोलिजन विद फेज A1। टाइम क्या, हम पहले वेलोसिटी की बात करते हैं। वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। अब डिस्टेंस कितना है, 2L। टाइम क्या है, हमें निकालना है, ये इस तरफ आ जाएगा, डेल्टा टी इज गिवन बाय डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी 2L अपॉन V1x। ये आपको इसको, ये टफ नहीं है, आपको ये पता होना चाहिए कि यहाँ ये फॉर्मूला कहाँ से आया, फॉर्मूला फ्रॉम द वेलोसिटी फॉर्मूला। V इज इक्वल्स टू D अपॉन टी। ये डिस्टेंस कितना है हमने निकाला है 2L, टाइम हमें पता करना है, वेलोसिटी हमें पता है उस मॉलिक्यूल के लिए कितनी है, V1x। अब रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इन अ कोलिजन, टाइम तो हमने निकाल लिया। अब उस वॉल के लिए कितना चेंज आया था मोमेंटम में, कब, जब कोलिजन हुई थी। इट इज गिवन बाय 2mv1x। ये क्या है, चेंज इन मोमेंटम विद रिस्पेक्ट टू टाइम। सो इट इज गिवन बाय mv1 स्क्वायर mv स्क्वायर अपॉन लेंथ, mv स्क्वायर अपॉन l। टोटल मोमेंटम पर सेकेंड, ये तो था चेंज इन मोमेंटम। अब पूरी अगर बात करें, इतने ही मॉलिक्यूल, जितने भी मॉलिक्यूल्स होंगे जो एक्स एक्स की तरफ जा रहे हैं, एक्स एक्सिस की तरफ जो जा रहे हैं, उसके लिए टोटल मोमेंटम पर सेकेंड क्या होगा, दिस इज समेशन ऑफ mv1 स्क्वायर अपॉन l विच इज गिवन बाय, दिस इज कांस्टेंट, तो यहाँ इस टर्म को बाहर ले आएंगे, बाकी टर्म जो चेंज होगी समेशन ऑफ V1 स्क्वायर एक्स। क्यों V1 क्यों चेंज हो रहा है, यहाँ पे इसको क्यों रखा है, क्योंकि वेलोसिटी सभी मॉलिक्यूल्स के लिए डिफरेंट होती है, इसलिए इसका समेशन करेंगे। दिस इज इक्वेशन नंबर 3। एवरेज वैल्यू ऑफ V1 स्क्वायर हम निकालेंगे इस ग्रुप के लिए, विच इज गिवन बाय, एवरेज वैल्यू इज गिवन बाय समेशन ऑफ V1 स्क्वायर अपॉन NL क्यूब। ये क्या है, दिस इज वॉल्यूम, वॉल्यूम कितनी है, L क्यूब, और यहाँ पे ये क्या है, जितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होंगे। अभी नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हमने एक ग्रुप के लिए निकाले जिसका नंबर क्या था, N1, इसलिए यहाँ पे लिख दिया N1 L क्यूब। अब क्या करेंगे, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 3, इसमें क्या करेंगे, इसकी वैल्यू पुट करेंगे, किसकी वैल्यू पुट करेंगे, यहाँ पे V1x स्क्वायर की वैल्यू हम इस इक्वेशन से पुट करेंगे, तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, m अपॉन L। ये जो वैल्यू यहाँ पे हमने पुट कर दी, इसकी वैल्यू, तो ये इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो यही वैल्यू हम यहाँ पे पुट करेंगे। देखिए एज इट इज, m तो एज इट इज आ गया, ठीक है। उसके बाद इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, V1 स्क्वायर x, ये यहाँ पे आ गया, N1 भी आ गया, L क्यूब भी आ गया, ये L पहले से ही था, हमने लिख दिया। अब देखिए कुछ टर्म्स कैंसिल आउट हो रही है, L इज कैंसिल आउट विद L क्यूब विच इज कम्स आउट L स्क्वायर, बाकी टर्म्स एज इट इज। देन बात करेंगे फोर्स एक्सर्टेड। आपको याद रखना होगा कि आप निकाल क्या रहे हैं, प्रेशर। प्रेशर का फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स अपॉन एरिया, ठीक है, फोर्स अपॉन एरिया होगा, इसलिए हमें फोर्स भी चाहिए, एरिया भी चाहिए। हम निकाल रहे हैं फोर्स, लेकिन फोर्स निकालने के लिए हमें मोमेंटम भी चाहिए था, इसलिए हमने ऊपर सारा मोमेंटम निकाला। फोर्स exerted by all the molecules of group number 1 on the face A1 along x-axis is given by this term जो अभी हमने निकाली थी, this is the force। अब हमें निकालना है प्रेशर विच इज गिवन बाय फोर्स अपॉन एरिया, L स्क्वायर है एरिया, तो यहाँ पे वैल्यू पुट कर दीजिए ये फोर्स की, यहाँ पे ये जो L स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया, ये हमारे पास आंसर आ गया प्रेशर के लिए। अब हमने क्या निकाला था, ओनली फॉर एक्स एक्सिस, सिमिलरली फॉर वाई एक्सिस, फॉर जेड एक्सिस, तो एवरेज वैल्यू क्या हो जाएगी, V1 स्क्वायर अपॉन 3, दिस इज द एवरेज वैल्यू। एवरेज का मतलब सम ऑफ ऑल एक्सिस अपॉन नंबर ऑफ एक्सिस, इन सभी को सम करेंगे, डिवाइड करेंगे 3 के साथ, तो इन सभी को हम लिख सकते हैं V1 स्क्वायर टोटल, और नीचे क्या जाएगा 3, डिनोमिनेटर में आ गया 3, सो दिस इज इक्वेशन नंबर 6।
फ्रॉम इक्वेशन नंबर 5 जो क्या थी, प्रेशर के लिए, तो हमने प्रेशर निकाला था एक्स एक्सिस के लिए। अगर जैसे हमने वेलोसिटी पूरी जो टोटल वेलोसिटी निकाली है, ऐसे हम टोटल प्रेशर भी निकाल सकते हैं। सो विच इज गिवन बाय 1/3, मतलब के एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस के लिए यहाँ पे लिख दिया V1 स्क्वायर एंड यहाँ पे 3 आ गया। फॉर ऑल गैस ग्रुप्स ऑफ मॉलिक्यूल, अभी हमने ग्रुप नंबर 1 निकाला था। अब सभी ग्रुप्स के लिए कैसे निकालेंगे, इट इज समेशन, यहाँ पे क्या आ जाएगा NiVi। अगर ग्रुप नंबर 1 है तो N1V1 आ जाएगा, ग्रुप नंबर 2 है N2V2, ग्रुप नंबर G है NGVG आ जाएगा, ठीक है। मीन स्क्वायर वेलोसिटी फॉर ऑल द मॉलिक्यूल्स इन द गैस, इट इज गिवन बाय multiplication product of number and the velocity and whole sum, it is the average value। मतलब कि मल्टीप्लाई करेंगे n और v स्क्वायर एंड उसको डिवाइड करेंगे विद नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, जो कि हमारे पास मीन स्क्वायर वेलोसिटी आ जाएगी। अब इसको हम समेशन की फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं, NiVi स्क्वायर अपॉन n। और अब इस टर्म को हम लिख सकते हैं n टोटल, और इसको लिख सकते हैं एवरेज v, ठीक है। तो इस वैल्यू में हम ये पहले पुट कर सकते हैं, तो ये हमारे पास टोटल आंसर आ जाएगा। अब बात करते हैं ये जो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं, ये कैपिटल N जो है, ये स्मॉल n क्या है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स डिवाइडेड बाय इट्स वॉल्यूम। ये हमने शुरू में ही डिस्कस किया था, ये मैंने यहाँ पे भी इसीलिए लिख दिया है। तो इसकी वजह से ये वैल्यू जो है N/V यहाँ पे हम सब्स्टिट्यूट करेंगे। ये N/V क्या होता है, मतलब कि मास पर यूनिट वॉल्यूम क्या होता है, डेंसिटी, और विद नंबर ऑफ मॉलिक्यूल। सो Mn/V क्या हो जाएगा यहाँ पे, डेंसिटी, तो यहाँ पे हमने रो टर्म सब्स्टिट्यूट कर दी। दिस इज द टोटल प्रेशर ऑफ क्यूब जिसमें गैस मॉलिक्यूल्स फिल किए गए हैं। तो हम इसको दोबारा रिवाइज कर लेते हैं। हम थोड़ा यहाँ से चलते हैं कि हमने क्या निकालना था, प्रेशर हमें किसी ए ग्रुप के लिए निकालना था। तो सबसे पहले हमने ए ग्रुप के लिए प्रेशर निकाला है एक्स एक्सिस के लिए, उसके बाद हमने वाई एक्सिस जेड एक्सिस के लिए निकाला, जिसका हमने टोटल सम किया। उसके बाद ये जेड एक्सिस के लिए है, इसीलिए हम इसको टोटल फॉर्म में समेशन की फॉर्म में लिख दिया। तो उसके बाद हमने रूट मीन स्क्वायर की वैल्यू निकाली, जिसको हमने कुछ वैल्यूज के साथ सब्स्टिट्यूट कर दिया, हमारे पास टोटल आ गया प्रेशर। इसको याद रखने की जरूरत नहीं है, आपको ये पता होना चाहिए प्रेशर निकालना है। प्रेशर के लिए फोर्स अपॉन एरिया चाहिए होगा, पहले फोर्स निकालिए फिर एरिया निकालिए। फोर्स के लिए मोमेंटम चाहिए था, तो मोमेंटम निकाला। कब निकाला, दोनों फेसेस के लिए। जब A1 से लेकर मॉलिक्यूल A2 पे टकराया तो रिबाउंड होके वापस आया A1 की तरफ, तो टोटल लेंथ 2L थी, तो एरिया L² था। तो ये सभी वैल्यूज जो आपने निकाली हैं, इसको आपको क्रैम करने की जरूरत नहीं है। आपको ये पता होना चाहिए हमने निकालना क्या है, उसके लिए हमें कौन कौन सी टर्म चाहिए होंगी। तो इस टॉपिक के रिगार्डिंग एक न्यूमेरिकल है, 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन इज कंटेन्ड इन अ होलो क्यूब। होलो क्यूब है जिसमें ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स हैं, 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन है, जिसकी उस क्यूब की साइड है 10 सेंटीमीटर, मतलब एल वैल्यू हमें 10 सेंटीमीटर गिवन है। इफ द ट्रांसलेशनल स्पीड ऑफ गैस मॉलिक्यूल ईच ऑफ मास, सभी के लिए मास हमें गिवन है, और ये है वेलोसिटी, हमें प्रेशर निकालना है, ठीक है। तो हमें क्या चाहिए, हम जो गिवन है सबसे पहले वो लिखेंगे, 10 सेंटीमीटर उसकी लेंथ है क्यूब के लिए, हम उसको मीटर में कन्वर्ट कर देंगे, मास गिवन है, वेलोसिटी गिवन है। तो सबसे पहले हम प्रेशर का चेंज निकालेंगे, विच इज गिवन बाय 2mvx, तो हमने ये वैल्यू निकाल दी। अब उसके बाद हमें टाइम चाहिए, टाइम इज गिवन बाय 2L/v, तो वो निकाल दिया, टाइम निकाल दिया। उसके बाद दोनों को हमने डिवाइड कर दिया। हमें क्या चाहिए था, हमें चाहिए था प्रेशर क्या होता है, फोर्स अपॉन एरिया, ठीक है, फोर्स अपॉन एरिया। तो यहाँ पे देखिए हमने फोर्स निकाला, फोर्स इज रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम विद नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, तो हमने यहाँ दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया। तो एवरेज प्रेशर इज गिवन बाय द फोर्स अपॉन एरिया विच इज गिवन बाय 2.5 10⁶ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जो आपने डेरिवेशन निकाली है प्रेशर के लिए, जो अभी हमने स्टडी की है, उसमें हमने इंटरमॉलिक्यूलर कोलिजन के बारे में कोई डिस्कस नहीं किया, उसको इग्नोर कर दिया पूरी तरह से। तो क्या उसका इफेक्ट पड़ेगा, जो प्रेशर के लिए हमने एक्सप्रेशन सॉल्व किया है, क्या उस पर इफेक्ट पड़ेगा? नहीं पड़ेगा। क्यों नहीं पड़ेगा? क्योंकि जो प्रेशर के लिए हम जो डेरिवेशन स्टडी करते हैं, डेरिवेशन लिखते हैं, तो उस टाइम ये डिपेंड करती है चेंज इन मोमेंटम पे। मतलब प्रेशर जो है पूरे क्यूब के लिए जो एवरेज प्रेशर हम निकालते हैं वो डिपेंड करता है चेंज इन मोमेंटम के लिए। तो चेंज इन मोमेंटम है वो किसकी वजह से आता है? कोलिजन विद द वॉल्स। जब वॉल्स
में कोलिजन्स होती हैं उस टाइम ये जो मोमेंटम है उसमें चेंज आता है। लेकिन अगर मॉलिक्यूल और मॉलिक्यूल के बीच में कोलिजन्स हो रही हैं, इंटर मॉलिक्यूलर कोलिजन का मतलब है कोलिजन बिटवीन द मॉलिक्यूल्स। जब कोलिजन बिटवीन द मॉलिक्यूल्स आता है उसमें चेंज इन मोमेंटम की बात नहीं कर सकते हैं। लेकिन जब जो कोलिजन होती है विद द वॉल ऑफ द कंटेनर, तो उस टाइम जो मोमेंटम है वो चेंज होता है। इसकी वजह से हमें इंटर मॉलिक्यूलर कोलिजन की बात करने की जरूरत नहीं पड़ी, इसीलिए इसका इस एक्सप्रेशन पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। नेक्स्ट डेरिवेशन इज काइनेटिक इंटरप्रिटेशन ऑफ टेम्परेचर। काइनेटिक थ्योरीज को यूज करके काइनेटिक इंटरप्रिटेशन करेंगे हम टेम्परेचर के लिए। तो उसके लिए हम सबसे पहले किस टर्म के साथ शुरुआत करेंगे, जो अभी हमने प्रेशर के लिए निकाली थी। प्रेशर के लिए निकालेंगे, लेकिन उसके लिए हमने एक आपको काइनेटिक इंटरप्रिटेशन एक पता होगी कि पीवी इज इक्वल टू, हमने एनआरटी तो पढ़ा है, एक और होता है पीवी इज इक्वल टू 2/3 एन के टी, ये वैल्यू होती है। यही वैल्यू हम यहाँ पे यूज करेंगे। दिस इज द एनर्जी विच इज काइनेटिक एनर्जी। क्योंकि हमने बात करी है काइनेटिक इंटरप्रिटेशन की, तो यहाँ पे आएगा हाफ mv²। दिस इज एवरेज स्क्वायर, एवरेज वैल्यू ऑफ वेलोसिटी। तो इस टर्म को हम लिख सकते हैं, इसको सब्स्टिट्यूट करेंगे एप्सिलॉन के साथ। तो ये एप्सिलॉन क्या है? दिस इज एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल इन द होल कंटेनर। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। अगर 1 मोल है गैस के लिए, 1 मोल ऑफ गैस, तो आइडियल इक्वेशन हम लिखते हैं पीवी इज इक्वल टू एनआरटी। लेकिन हम जो एक्सप्रेशन लास्ट में यूज करा था उसमें म्यू यूज करा था, तो इसलिए हम यहाँ पे भी म्यू लिख रहे हैं। तो म्यू क्या हो जाएगा? नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स विद इट्स पर मोल, एक मॉलिक्यूल जो हमें एवोगाड्रो नंबर के साथ डिवाइड करने से मिलता है। तो यहाँ पे जो आर वैल्यू है, इसमें हम जो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स यूज करें, नंबर ऑफ मोल्स यूज करें, वो किलो मोल यूज कर रहे हैं। तो ये बात याद रखिएगा कि 1 मोल नहीं है, 1 किलो मोल है। 1 किलो मोल है तो इसका मतलब हमें जो गैस कांस्टेंट की वैल्यू है वो भी किलो मोल्स में चाहिए होगी। तो इसलिए यहाँ पे देखिए 8314 जूल किलो पर मोल पर केल्विन इसकी वैल्यू यहाँ पे चेंज हो गई है। दिस इज इक्वेशन नंबर 1 एंड 2। इन दोनों इक्वेशन में आप देख सकते हैं लेफ्ट हैंड साइड सेम है, इसका मतलब राइट हैंड साइड भी सेम होनी चाहिए, तो हमने सेम कर दी है, इक्वल कर दी है। यहाँ पे म्यू वैल्यू क्या है? n/na, और वहां से हमें मिल सकती है n वैल्यू, जो हम पुट करेंगे इस इक्वेशन में। हमने यहाँ पे पुट कर दी है वैल्यू, n की वैल्यू म्यू na। क्यों पुट करिए? ताकि ये आपस में कैंसिल आउट हो जाए। तो यहाँ पे एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू क्या आ जाएगी? RT तो पहले से ही है, ये इस तरफ चला जाएगा, 3/2 बन जाएगा, और Na यहाँ पे डिवाइड में आ जाएगा। तो ये भी कांस्टेंट है और एवोगाड्रो नंबर भी कांस्टेंट है। अगर दोनों कांस्टेंट को डिवाइड कर दिया जाए तो हमारे पास एक नया कांस्टेंट आता है Kb। दिस Kb इज नोन एज बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। इसकी कांस्टेंट वैल्यू है विच इज गिवन बाय 1.38 × 10⁻23 जूल पर केल्विन। अब इन सभी वैल्यूज में जो काइनेटिक इंटरप्रिटेशन ऑफ टेम्परेचर क्या है उससे, और इस एक्सप्रेशन में हमें टेम्परेचर के बारे में क्या पता चल रहा है कि टेम्परेचर इज लीनियरली प्रोपोर्शनल टू एवरेज काइनेटिक एनर्जी। मतलब जितना ज्यादा मॉलिक्यूल मूव करेंगे उनकी उतनी ज्यादा एवरेज काइनेटिक एनर्जी होगी, जिससे हीट प्रोड्यूस होगी, जिससे कि टेम्परेचर इंक्रीज होगा ऑफ आइडियल गैस। एट अ गिवन टेम्परेचर काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ ऑल गैसेज डज नॉट डिपेंड अपॉन देयर मासेस। मतलब इस पे डिपेंड नहीं करता है कि उनका मास सेम है या डिफरेंट है। किसी भी गिवन टेम्परेचर पे, पर्टिकुलर टेम्परेचर पे, द काइनेटिक एनर्जी ऑफ ऑल द मॉलिक्यूल्स इरिस्पेक्टिव ऑफ डिफरेंस इन देयर मास विल बी द सेम। ठीक है, मतलब कि सभी के लिए काइनेटिक एनर्जी सेम होगी। इस पे डिपेंड नहीं करेगा कि उनका मास क्या है। मोशन ऑफ गैस मॉलिक्यूल विल बिकम मोर लाइवली एंड विग्रस एज टेम्परेचर इंक्रीज। जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज होगा, विग्रस का मतलब क्या है? वो एकदम से मतलब एक्टिव हो जाएंगे मॉलिक्यूल, जिसकी वजह से उनकी मोशन इतनी एक्टिव हो जाएगी, उनकी मूवमेंट ज्यादा इंक्रीज हो जाएगी, जिसकी वजह से वेलोसिटी इंक्रीज हो जाएगी। देयरफॉर एट एब्सोल्यूट जीरो ऑफ टेम्परेचर क्रिटिकल वैल्यू पे द गैस मॉलिक्यूल विल डिवॉइड ऑफ ऑल द मोशन। तो मॉलिक्यूल की जो मोशन है वो डिवॉइड हो जाएगी एट एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर। मतलब उनका जो टेम्परेचर है वो 0 पर आ जाएगा। क्रिटिकल टेम्परेचर पर अगर आ गया है तो उनकी जो मोशन है वो खत्म होनी स्टार्ट हो जाएगी, मतलब कि मोशन डिक्रीज हो जाएगी। इसके रिगार्डिंग एक न्यूमेरिकल है, कैलकुलेट एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल, स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर है। इसका मतलब हम टेम्परेचर एंड प्रेशर स्टैंडर्ड वैल्यू लेंगे, जैसे कि यहाँ पे 370 केल्विन। ठीक है,
सॉरी 300 केल्विन। केवी वैल्यू हमें बोल्ट कांस्टेंट हमें पता है। तो हमने क्या निकालना है, एवरेज काइनेटिक एनर्जी। एवरेज काइनेटिक एनर्जी इट इज गिवन बाय एप्सिलॉन, तो एप्सिलॉन इज गिवन बाय 3/2 kBT। 3/2 एज इट इज, केबी वैल्यू हमें पता है, टेम्परेचर हमें स्टैंडर्ड हमने यहाँ पे पुट करना है। तो हमने क्या करा, इन सभी वैल्यूज को मल्टीप्लाई करा, 2 से डिवाइड करा और 10⁻⁴ एज इट इज लिख दी। ठीक है, तो हमारे पास अब हमारे पास जूल में वैल्यू है, हमने निकालनी है इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। अगर इलेक्ट्रॉन वोल्ट में निकालनी हो तो हमें क्या, किस चीज से मल्टीप्लाई करना होता है, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन पे। चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन से हमने डिवाइड कर दिया तो हमारे पास ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आंसर आ गया। या फिर आप इसमें ही आप इलेक्ट्रॉन वोल्ट में ही आंसर को यहाँ पे छोड़ सकते हो। ठीक है, आगे फर्दर इसको कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है। इसी के साथ हमने यूनिट नंबर 1 इसका हाफ पार्ट हमने स्टडी कर लिया है, डिस्कस कर लिया है। और इसके बाद हम नेक्स्ट पार्ट हम इसके बाद डिस्कस करेंगे। अगर आपको इस वीडियो में कोई दिक्कत आ रही है, कोई डाउट है, तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। जब भी आप वीडियोस देखते हो, स्टडी करते हो, तो प्लीज़ उस वीडियो को लाइक ज़रूर करा कीजिए। तो इससे हमें मोटिवेशन मिलती रहती है और हम उतने इससे भी ज़्यादा हार्ड वर्क से हम नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे। इसके अलावा कौन सी वीडियोज़ आपको चाहिए आपके सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, वो आप सजेशन हमें दे सकते हैं कमेंट बॉक्स में। Keep watching this channel. Thank you.